हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट माय एनालिसिस ऑफ 500 प्लस ऑडिट सर्टिफाइड कॉपीज। जी हां, मैंने 500 से ज्यादा बच्चों की ऑडिट की सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस करी है ये जानने के लिए कि आईसीएआई एग्जैक्टली कहां मार्क्स देता है, कहां मार्क्स काटता है, कौन से ऐसे वर्ड्स है जहां पे आईसीएआई मार्क्स देता है, कौन से ऐसे वर्ड्स है जहां पे आईसीएआई मार्क्स नहीं देता है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, कौन से ऐसे आंसर्स है जहां पे बच्चों को लगता है कि उन्हें मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन उन्हें मार्क्स नहीं मिले हैं। मैं आपको कॉपी दिखा दिखा के बताऊंगा ऐसे बच्चों की कि भाई सर हमने सोचा था कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, हमने तो सब कुछ सही लिखा है सर, लेकिन आईसीएआई ने हमारे मार्क्स काट दिए, आईसीएआई ने गलत चेकिंग कर दी इसलिए हमें मार्क्स नहीं मिले। ये पर्टिकुलर वीडियो उन सभी बच्चों के लिए रेलेवेंट है जिनके लिए ऑडिट एक पेन पॉइंट है, जिनके लिए ऑडिट एक नाइटमेयर है, जिनको लगता है कि सर हमने ऑडिट पूरा समझ लिया, हमने पूरा अच्छे से लिख भी लिया लेकिन हमें ऑडिट में मार्क्स नहीं मिल रहे सर, आईसीएआई हमें जानबूझ के ऑडिट में फेल कर रहा है, हमारा आंसर शीट एंड सजेस्टेड आंसर बहुत हद तक मैच करता है, मोटा मोटा मैच करता है, लेकिन सर फिर भी हमें ऑडिट में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो उन सभी बच्चों के लिए रेलेवेंट है जो अनफॉर्चुनेटली नवंबर 24 में ऑडिट क्लियर नहीं कर पाए थे। एंड अगर आपका May 25 या फिर ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है तो ये वीडियो और ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है ताकि आप भी ये गलतियां ना करें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और ये वीडियो में आपको एकदम डिटेल्ड पर्टिकुलर ये जो नवंबर 24 का एनालिसिस है, जो भी नवंबर 24 का हमारा एग्जाम हुआ था वो पर्टिकुलर एग्जाम का एकदम डिटेल्ड वीडियो मार्किंग स्कीम वाइज हमने आपके लिए बनाया है। सो बेसिकली हमने क्या किया, इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है सर। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्टेड आंसर से बताऊंगा कि आईसीएआई का क्या मार्किंग स्कीम है, क्योंकि हमें तो सर मिलता है सजेस्टेड आंसर जिसमें होते हैं सर इतने बड़े बड़े आंसर्स, तो हमें समझ में नहीं आता कि सर एग्जैक्टली हमें अपने आंसर शीट में क्या लिखना है और कौन से पॉइंट का कितना मार्क्स है। तो ये मैं आपको नवंबर 24 के सजेस्टेड आंसर से बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स के कितने मार्क्स आपको एग्जैक्टली मिलते हैं। ये मैंने कैसे एनालिसिस किया, पूरा एनालिसिस जो भी इस वीडियो में आने वाला है वो मैंने पूरी 500 से प्लस आपकी ऑडिट सर्टिफाइड कॉपीज एनालिसिस करी है। उसके बाद मैंने आपका ये पूरा जो भी मार्किंग स्कीम है या फिर जो भी ऐसे बच्चे जिनकी डिस्क्रिपेंसीज लगती है उनको चेकिंग में, वो सारी चीजें हो गई, और ऐसे कौन से वर्ड पे कितने मार्क्स देता है वो सारी चीजें पता लगाना हो गया। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेस्ड ऑन माय एनालिसिस। और ये वाली जो सर्टिफाइड, ये जो आपकी सजेस्टेड आंसर है ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सर एक और डाउट आता है हमें कि सर सजेस्टेड आंसर में तो इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखे हुए हैं ना, तो क्या हम इतने बड़े बड़े एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे सजेस्टेड आंसर वाले तो ही क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? क्या हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देंगे या फिर हम सिर्फ वर्ड्स लिख देंगे जो कीवर्ड्स बोलते हो सर आपकी कीवर्ड्स लिखा करो, कीवर्ड्स लिखा करो, क्या कीवर्ड्स लिखने से क्या एक्चुअली मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? या फिर ऐसे को ऐसे 3-3 लाइन वाले ही आंसर्स चाहिए, 3-3 लाइन वाले ही पॉइंट्स चाहिए? तो मैंने आपके लिए क्या किया है, एक यूनिक चीज जो आपको सिर्फ हमारे पास मिलेगी, मैंने ये किया है, मैंने बनाई है आपकी ऑडिट की एक मार्किंग स्कीम। जो ऑडिट की मार्किंग स्कीम इट इज बेस्ड ऑन योर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रैंकर्स या फिर वो स्टूडेंट्स जो हमारे टॉप स्कोरर्स से ऑडिट के, उनकी सर्टिफाइड कॉपी को मैंने मंगाया और उसमें से हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां पे भी जिस भी बंदे को, जिस भी स्टूडेंट को 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स यहां पे रखे हैं। तो बेसिकली दिस इज योर ऑडिट मार्किंग स्कीम, जहां पे बच्चे को 118 मार्क्स का पेपर आता है तो 118 मार्क्स में से 118 मार्क्स मिले हैं। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट के अलग अलग कॉपीज को मैंने एनालाइज करके कि कौन सा आपके लिए बेस्ट आंसर हो सकता है और जहां पे उसको 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं, ये मैं आपके लिए मार्किंग स्कीम प्रिपेयर करके लाया हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि भाई बच्चों ने, आपके जैसे स्टूडेंट्स ने कैसे आंसर लिखे हैं, उसमें से कौन से वर्ड्स को हाईलाइट किया है, कौन से पॉइंट्स पे उनको आंसर मिले हैं। ये सजेस्टेड आंसर में आप देखोगे ना सर, इतने बड़े बड़े आंसर है, हमें समझ नहीं आता कि हमें कितना एग्जैक्टली लिखना है, कितना नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कौन से पॉइंट पे मार्क्स होते हैं, कौन से पॉइंट्स पे मार्क्स नहीं होते, सिर्फ सजेस्टेड आंसर को बढ़ाने के लिए लोग लिख देते हैं। वो सारी चीजें आपको वो मार्किंग स्कीम देखने से समझेगी। वो मार्किंग स्कीम भी हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली है। पूरी मार्किंग स्कीम मैंने आपके लिए बनाई है, ये सारे कंपाइलेशन है, आपके बोला कोलैबोरेशन है, जो भी आप बोल लो, सारे सर्टिफाइड कॉपीज का, जिसमें आपको परफेक्ट मार्क्स मिले गए हैं। जो भी बच्चों को परफेक्ट मार्क्स मिले उन सबको हमने कंबाइन करके पूरी ऑडिट मार्किंग स्कीम बनाई है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो अभी मैंने अपलोड कर दी है, वो आपको वहां पे मिल जाएगी।
नेक्स्ट हम आपको कॉपीज दिखा दिखा के बताएंगे कि सर कहां पे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि आईसीएआई ने गलत मार्किंग की है, लेकिन वहां पे एग्जैक्टली अगर आप सजेस्टेड आंसर से मैच करेंगे या फिर इन भी कॉपीज से मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईसीएआई ने एग्जैक्टली मार्क्स क्यों काटे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सर होता क्या है ना कि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, हम बहुत अच्छा सा पढ़ भी लेते हैं, हम मे बी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उन सारी चीजों के साथ साथ इस वीडियो को भी देखोगे नहीं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स है जो आप करने वाले हो अपने एग्जाम में जाके, जो अगर आप ये वीडियो देख लोगे, अगर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये लिख दिया और आईसीएआई ने मुझे मार्क्स दे दिए तो मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं कितना ही पढ़ लूं, मैं कितनी ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लूं, मैं कितना ही रट्टा लगा लूं, लेकिन अगर मैंने ऐसे नहीं लिखा जैसे आईसीएआई चाहता है मुझे आंसर लिखना चाहिए, तो फिर मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा, सारी एकदम डिटेलिंग है, सब एकदम वर्ड बाय वर्ड एकदम डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके ऑडिट सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यस सर, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं छोटा सा एक जिस्ट दे देता हूं हमारे नवंबर 24 के पेपर का, कि भाई हमारे नवंबर 24 के सजेस्टेड आंसर से अगर हम देखने जाए तो हमारी क्या मार्किंग स्कीम बनती है, एंड दूसरा कौन कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स थी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां पे बच्चों ने कुछ पॉइंट मेंशन किया, कुछ पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो आईसीएआई ने मार्क्स काट लिए, या फिर आईसीएआई में मार्क्स नहीं दिए वो पॉइंट्स मेंशन करने के। क्या ऐसे पॉइंट्स थे, क्या ऐसी गलतियां थी, जनरल मिस्टेक्स थी जो बच्चे कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम आपकी वो ऑडिट मार्किंग स्कीम वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सजेस्टेड आंसर से बताऊं, हमारा पहला क्वेश्चन था मॉनिटरिंग के हिसाब से, बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं, यहां पे हम सजेस्टेड आंसर नहीं डिस्कस करना चाह रहे, यहां पे हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे आईसीएआई इसके बेसिस पे मार्क्स डिसाइड करता है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं आपके मॉनिटरिंग के बारे में, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ का आपका कोई मार्क्स नहीं है, इंट्रोडक्शन का कोई मार्क्स नहीं है, उन्होंने मॉनिटरिंग की पॉलिसीज पूछी है, आपने अगर 5 पॉइंट्स लिख दिए, कोई भी आपके इतने पॉइंट्स में से अगर आपने 5 पॉइंट्स लिख दिए तो आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। ये आपके 6 पॉइंट्स है, इसमें आपने 5 पॉइंट लिख दिए तो आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका कारो का क्वेश्चन, कारो में उनका क्या होता है ना सर, कारो में उन्होंने बोला कि अगर आप ये वाला जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, ये अगर आपने पर्टिकुलर पैराग्राफ लिख दिया तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। अब सर इतना बड़ा पैराग्राफ लिखना है, क्या ये एग्जैक्ट लिखना है, क्या ये इसमें से हम कोई वर्ड्स है जो उठा के हमें लिखने पड़ेंगे तो हमें एग्जैक्ट मार्क्स मिल जाएंगे, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे? तो वो सारी चीजें मैं आपके मार्किंग स्कीम में डिस्कस करूंगा। यहां पे बस ओवरव्यू देना चाह रहा हूं आपको कि क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या सर यहां पे इसके मार्क्स थे, पैरा 3-2 भी नहीं मार्क्स थे, मैं आपको बता देता हूं। कारो में क्लॉज के मार्क्स नहीं है, मार्किंग स्कीम में आपके कारो के क्लॉज के मार्क्स नहीं है, ये जो आपने पैराग्राफ लिखा है इसके मार्क्स है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, ये जो आपने पूरा डिस्कशन किया आपके केस का कि भाई इसमें कितना वर्किंग कैपिटल निकल के आ रहा है, उसके आपके पूरे 2 मार्क्स है। ये बीच में जो आपने कुछ भी लिख दिया इन द इंस्टेंट सिचुएशन, यहां पे क्या हुआ, इन गिवन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस के आपके कोई भी मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट आपके जो भी कंक्लूजन आ रहा है, एक सीएफओ करेक्ट नहीं है इसलिए ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसके आपके 1 मार्क है। नेक्स्ट प्री कंडीशंस की बात करें तो आपका ये वाला पॉइंट लिखने के आपके 1 मार्क है। आपके एग्रीमेंट मैनेजमेंट के साथ क्या करना है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इंटरनल कंट्रोल का, इसके आपके 2 मार्क्स है, एंड बाकी ये 3 पॉइंट लिखने के आपके सिर्फ 1 मार्क है। तो ऐसे आपके 4 मार्क बन के आ जाते हैं और ऊपर 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो सर हमारा मार्किंग स्कीम कैसा दिखता है, ये सिर्फ ये क्लॉज लिखने के हमारे 1 मार्क है, 1 मार्क आपको मिलते हैं क्लॉज लिखने के, फिर 1 मार्क आपको मिलता है प्रोविजन लिखने का, ये जो आप प्रोविजन लिखेंगे इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, फिर आपको 2 मार्क मिलेंगे ये एक्सेप्शन लिखने के, क्यों ये गवर्नमेंट ऑडिट था तो आपको वो सब चीजें करनी पड़ती है, तो इसमें आपको 2 मार्क मिलेंगे ये पूरा एक्सेप्शन लिखने के। रुक जाइए, मैं समझ सकता हूं कि आप घबराए हुए होंगे, सर इतना सारा कैसे लिखेंगे, सर इतना सारा याद थोड़ी रहता है, एकदम एग्जैक्टली थोड़ी लिखेंगे, तो हम मार्किंग स्कीम से डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या लिखने पे मिलते हैं, बस मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूं। नेक्स्ट लास्ट में क्या है सर, इन द गिवन केस लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, एक लास्ट में आपका 1 मार्क है कंक्लूजन लिखने का कि क्या उसने कंप्लाई किया था या फिर नहीं किया था, ठीक है, तो उसका आपका कंक्लूजन का सिर्फ 1 मार्क है। नेक्स्ट यहां पे आता है सर, इसमें क्या था हमारे बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर्स के डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इन 4 में से अगर आपने 3 पॉइंट लिखे होते तो आपको 3 मार्क मिलते। एक स्पेशल पॉइंट था हमारा इंटरनल ऑडिटर्स के डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वर्किंग पेपर्स के लिए, तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ ये 1 पॉइंट लिखने के, 5 पॉइंट वैसे तो टोटल एक साथ ही आते हैं, लेकिन वो 4 पॉइंट में से 3 मार्क इसके दे दिए और 1 मार्क पर्टिकुलरली ये पॉइंट का दे दिया और 1 मार्क आपका कंक्लूजन का दे दिया। बीच में ये इन द गिवन सिचुएशन के कोई मार्क्स नहीं है, मतलब फैक्ट्स ऑफ द केस के अभी तक तो हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिले हैं आईसीएआई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बोल रहे हैं वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशंस के अराउंड क्या कंट्रोल से, इसके आपके 0 मार्क्स है ये सारी चीजें लिखने के, जो हम इतना टाइम लगाते हैं ना ये सारी चीजें लिखने में कि सर इसमें क्या इंट्रोडक्शन देना है, वो सब चीजें देनी है, ये बिल्कुल 0 मार्क्स है, यूजलेस है।
लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स है आपके ये 4 पॉइंट्स के। ये जो आप 4 पॉइंट्स लिखेंगे ना, इस 4 पॉइंट्स के मार्क्स है, ये 4 पॉइंट के 4 मार्क है बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सर, फिर से हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपका ये पूरा क्लॉज लिखने के कि भाई क्लॉज नंबर 3 है और ये पूरा क्लॉज लिख दिया, ये आपके 1 मार्क में आ जाएगा। एंड इसी क्लॉज का आपने वो लिख दिया, अपना कंक्लूजन लिख दिया, तो आपका 1 मार्क मिल जाएगा, उस पर गिल्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा था हमारा कि भाई हमें देखना था कि भाई किसके अकॉर्डिंग ये गिल्टी होगा, कौन से क्लॉजेस के अकॉर्डिंग क्या इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आपने अगर क्लॉज मेंशन कर दिया, ये दोनों क्लॉज आपने मेंशन कर दिया, तो आपके 1 मार्क आ जाएगा। एंड आपने ये पनिशमेंट सही लिख दी, तीनों की तीनों पनिशमेंट सही लिख दी, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। एंड लास्ट में टाइमलाइन की बात करेंगे कि अगर टाइमलाइन आपने बता दी तो आपको फिर 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर की बात हो रही थी कि प्रिंसिपल ऑडिटर कैसे क्या अप्रूव करेगा, क्या मदद करेगा हमारे अदर ऑडिटर को। तो ये पूरा पॉइंट लिखने के, जो पहला पॉइंट था एडवाइजर अदर ऑडिटर, जिसमें आपके 3 पॉइंट और आते थे, वो पॉइंट लिखने का आपके 2 मार्क है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता था जिसमें आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना था, उसके आपका 1 मार्क है। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता था जिसमें हमें बोलना पड़ता था कि हमें डॉक्यूमेंट करना है जो भी प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म किया, उसके आपका 1 मार्क मिलेगा। एंड लास्ट में हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया, उसने मॉडिफाइड किया, तो फिर हम क्या कंक्लूजन देखेंगे, क्या देखेंगे चीजें, वो करने का आपका ये मार्क है, मतलब 1 मार्क है। ये आपके ऐसे बन के 5 मार्क होता है। नेक्स्ट अगर मैं 6 क्वेश्चन, मतलब आपके जो सी पार्ट वाला क्वेश्चन है उसकी बात करूं, तो इसमें बोला था फ्रॉड कैसे कमिट होता है और कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर आप इन 4 में से 2 पॉइंट भी लिख देते तो आपको 2 मार्क मिल जाते, और इन 3 में से कैसे आप प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये 1 पॉइंट है आपका और ये 2 पॉइंट है, अगर आप इन 3 में से कोई भी 2 पॉइंट लिख देते तो भी आपको 2 मार्क मिल जाते। तो बहुत सारे मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास पूरी 100% मार्किंग स्कीम वाली सर्टिफाइड कॉपी है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे 5 में से 4 मार्क ही देता है, भले आप कितना ही बढ़िया लिख दो, या फिर ऐसे 5 में से 5 कभी नहीं देता है, ऐसा नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा सर्टिफाइड कॉपी में कि आईसीएआई ने कब कब कैसे कैसे 5 में से 5 मार्क भी दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है कैम के बारे में बताओ, कैम कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। ये सब टाइम पास लिखने के कोई मार्क नहीं है, लिखने के 3 पॉइंट के मार्क्स है सर, 3 पॉइंट्स के आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहां पे इसको कैम बताना पड़ेगा, मतलब दिस इज अ मैटर टू बी कम्युनिकेटेड एज अ कैम, तो वहां पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, सिर्फ इतना बताने का। नेक्स्ट आपको बस इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज बतानी है, 2 पॉइंट आपने सही से लिख दिए इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में, तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट बोलते हैं हम ये पीपी, मतलब ये बेसिकली ऐसे 805 की है, जब हमारे पास वो हम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटेड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया हो, तो हम एसएफएस और एसईएफएस में कैसे हम अनमॉडिफाइड देंगे, वो ठीक है, वो आप अभी समझिए मत, अगर आपको ऑडिट अभी तक पढ़ा नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि ये पूरा लिखने के आईसीएआई दे रहा है सिर्फ 1 मार्क, और इसमें आपने जो एक्सेप्शंस लिखे, जो कंडीशंस लिखे, सिर्फ ये 3 पॉइंट लिखने के आईसीएआई दे रहा है 3 मार्क। 1 पॉइंट लिखने का 1 मार्क, और लास्ट में बस आपने कंक्लूजन दे दिया तो 1 मार्क, ऐसे करके आपको 5 मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं सर, ये मैं बता रहा हूं आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, ताकि आपको पता हो कि आप कितना लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ये एक रोल ऑफ ऑडिटर वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं एक बार देख लेता हूं कोई और कॉमन मिस्टेक है क्या जो मैंने मिस कर दिया आपको बताने के लिए, जो बच्चों ने गलती से मिस्टेक कर दी, जो बच्चों ने लिखा नहीं आंसर और आईसीएआई ने वहां पे उसके मार्क्स काट लिए। जैसे यहां पे तो सब कुछ सही था, यहां पे भी आईसीएआई ने सब कुछ सब बढ़िया, मतलब जिस लोगों ने आंसर लिखे हैं उस लोगों को उतने मार्क्स मिले गए हैं। ठीक है, यहां पे भी सब कुछ बढ़िया था, यहां पे भी अगर आपने 3 पॉइंट लिखे थे तो आपको 3 मार्क्स मिल गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी 4 मार्क्स, मतलब देखेंगे आप यहां पे डायरेक्ट बहुत सिंपल मार्किंग स्कीम है कि आपने इतने पॉइंट्स लिखे तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। यहां पे बहुत सारे बच्चों ने ये वाला क्लॉज जो था वो रेफर ही नहीं किया था, यहां पे क्लॉज 4 एंड क्लॉज 11 यहां पे बच्चों ने रेफर किया था। ये वाला क्लॉज किसी के दिमाग में आया नहीं कि भाई गलत इंफॉर्मेशन फाइल कर दी तो वो सेकंड शेड्यूल में चला जाएगा, तो ये वाला पार्ट बहुत बच्चों का गलत चला गया था इस पर्टिकुलर पेपर में, आपको मैं बात बताऊं तो। फिर हमारा और क्या दिक्कत वाला पॉइंट था, ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी टाइम पास ही था। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने ठीक ही किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें रोल ऑफ ऑडिटर की। हाँ, इसमें आपका मेन जो दिक्कत था, ये आपका पूरा पॉइंट है हमारा ईएसजी एंड एसडीजी ऑडिट से रिलेटेड। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक पॉइंट आता है आपका कि भाई विद इंक्रीजिंग फोकस, हमारे इन्वेस्टर से हमें बहुत प्रेशर आ रहा है, ऑडिटर्स को बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि उन्हें क्लाइमेट रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था। इनफैक्ट ये 2 पॉइंट थे आपके आईसीएआई मॉड्यूल के जो यहां पे इन्होंने नहीं दिए हैं, आपके मार्किंग स्कीम में इंक्लूड नहीं किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पॉइंट्स बच्चों ने लिखे थे लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिले हैं, क्योंकि
क्योंकि ये मार्किंग स्कीम का ही पार्ट नहीं है, आपके सजेस्टेड आंसर का ही वो 2 पॉइंट पार्ट नहीं है। सबसे पहली गलती जो बच्चों ने, मतलब गलती तो क्या, आप ठीक है वो उनके बुक्स में लिखा गया था, हमारी भी बुक्स में है, तो ऑब्वियसली बच्चों को लगा होगा इसके मार्क्स होंगे, बट आईसीए ने उसके मार्क्स नहीं रखे थे। सबसे पहली चीज ये। दूसरा कि भाई इसमें से ये इतने सारे पॉइंट है, इसमें से अगर आप कोई 4 पॉइंट भी लिख लेते, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट लिख लेते, तो आपको 4 के 4 मार्क मिल जाते। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या कर दी कि सर उन्होंने एसेज को रेफर कर दिया, कि जैसे सर यहां पे लिखा है रोल ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड फ्री, मतलब वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ऐसा करके वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। तो यहां पे इन्होंने एसे 200 लिख दिया। जहां पे ये अपना क्या बोलते हैं एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ की बात है, वहां पे उन्होंने लिख दिया एज पर एसे 706। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपके फैकल्टीज ने जो भी आपको एसेज याद करने के लिए बोले होंगे, कि आप एसेज का रेफरेंस लेके याद रख सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये वाले एसेज यहां पे रेफर करने हैं, लेकिन वो हमारे एसेज आपके आंसर का पार्ट नहीं है। यहां पे कहीं भी आंसर में नहीं लिखा गया एज पर दिस ऐसे, एज पर दिस ऐसे, सिर्फ एक वाले पर्टिकुलर पॉइंट है। जैसे हमारा अदर इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है, कहां गया सर, ये अदर इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है, एसए 720 वाला पॉइंट है, वहां पे सिर्फ एसए को रेफर किया गया। बहुत सारे बच्चों ने यहां पे एज पर एसए 200, यहां पर एज पर एसए 706, कहीं पे ये रहा एज पर एसए 701 की ऑडिट मैटर्स वाले इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चों ने एसए को रेफर कर दिया और आईसीएआई ने डायरेक्ट मार्क्स डिडक्ट कर दिए, डायरेक्ट के डायरेक्ट मार्क्स डिडक्ट कर दिए। आपका ये वाला पोर्शन पूरा सही था, एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ की अदर मेटा पैराग्राफ, ये पूरा सही था, लेकिन बच्चों ने गलती की कि उन्होंने एसेज रेफर कर दिए, जबकि आपके मेन कंटेंट में एसेज रेफर नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती थी जो बच्चों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करी है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपके 5 पॉइंट लिखने थे आपको, बस ये इतने सारे पॉइंट्स है, इसमें 5 पॉइंट लिखते तो आपको 5 में से 5 मार्क मिल जाते। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा था सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इसमें भी आप 5 पॉइंट लिखते 5 मार्क के लिए, तो आपको 5 मार्क मिल जाते हैं। हमारे कितने 6 पॉइंट्स है, इसमें से आपको बस 5 पॉइंट लिखने थे, हमने बहुत अच्छे से कराया था हमारे रिविजन वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 6-7 पॉइंट है, 7वां पॉइंट भी है यहाँ पे नीचे, तो इसमें से भी अगर आप 4 पॉइंट लिखते तो आपको 4 मार्क मिल जाते हैं। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल मार्किंग स्कीम थी इस बार आईसीआई की, जो भी आईसीआई ने यहाँ पे मार्क। अब आप आई नो आपको थोड़ा बहुत वैसे फील हो रहा होगा सर कहां हम इतना सारा थोड़ी लिखेंगे, कहां मार्क्स मिलेंगे, वो मार्किंग स्कीम में डिस्कस करेंगे। बट लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या है सर, इसमें हमें सिर्फ ये बताने के कि कितने कौन से एसेट पे कितना प्रोविजन लगेगा। वहां पे 0.5 करके 2 मार्क मिले कि हमने 4 बता दिए कि भाई यहां पे 1 है, ये 2 3 4 ऐसे करके हमें 2 मार्क मिल गए। अब करेक्ट प्रोविजन क्या बनेगा सर, ये 80 लाख है, 1.5 है, 2.4 है, 2 और 6.7, ये 6.7 पे आपको 2 मार्क मिलेंगे, या फिर आपको इंडिविजुअली 0.5 करके मार्क्स मिलते रहेंगे। तो ये 2 मार्क यहाँ पे, 2 मार्क यहाँ पे, और लास्ट में हमें बताना था कि भाई ये करेक्ट नहीं है, कुछ चीजों के लिए इसने करेक्ट किया है, कुछ चीजों के लिए करेक्ट नहीं किया है, तो वो हमें बताना था, उसके हमें 1 मार्क मिल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर हमें कौन से मैटर्स एग्री करने थे एंड कौन से मैटर्स एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करने थे एज पर एसआरएस 4400। तो ये वाले मैटर्स थे जो हमें एग्री करने थे, ये 5 मैटर्स दिए थे, इसमें अगर आपने 3 पॉइंट लिख दिए होते तो आपको 3 मार्क मिल जाते, और यही मैटर्स जो एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करने वाले थे, ये 2 ही मैटर थे, अगर 2 मैटर लिख देते तो आपको 2 मार्क मिल जाते। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली लिखना भूल गए, उन्होंने सेपरेटली लिखा ही नहीं। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ यही वाला पॉइंट लिखा, ये वाला पॉइंट तो लिखा ही नहीं है। ये वाले पॉइंट को लिखा भी है तो इसमें इंक्लूड करके लिखा है। एग्जामिनर को चाहिए था कि आप ये दोनों अलग अलग लिखें। बहुत सारे बच्चों ने ये वाला पॉइंट इंक्लूड करके लिखा है। अगर हमारी आप कॉन्सेप्ट बुक देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग दिए हैं हमारी कॉन्सेप्ट बुक में, तो आपको वैसे ही अलग अलग लिखने थे। अगर आपने यही अलग करके 3 पॉइंट लिखे होते, यही अलग करके 2 पॉइंट लिखे होते, तो आपको 5 में से 5 मार्क मिल जाते। सिंपल ये चीज थी। फिर ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन आया, इसमें भी आपको सिर्फ और क्लॉज बताने के आपको 1 मार्क मिलते, फिर उस क्लॉज को एक्सप्लेन करने के आपको 1 मार्क मिलते। अब एक इसमें 1 मार्क थे जो बहुत सब बच्चों के कटे, ऑलमोस्ट किसी ने भी ये पॉइंट नहीं लिखा होगा। एक पॉइंट था हमारा कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्लॉज का। अब ये ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आईसीआई ने 1 मार्क दिए थे, और वो 1 मार्क आईसीआई ने काट लिए क्योंकि किसी ने भी वो ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा था, जो बहुत नॉर्मल भी था, बहुत जनरलाइज भी था, सबका ये 1 मार्क कटा है। ये आपके प्रेजेंट केस के फैक्ट्स लिखने के अभी तक पूरे सजेस्टेड आंसर में कहीं पे भी हमें मार्क्स नहीं मिले हैं कि फैक्ट्स ऑफ द केस। तो बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं ना कि सर क्वेश्चन को हम पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस को इतना बड़ा चढ़ा के लिखेंगे, ये हुआ ने वो हुआ ने वो हुआ, सब इररेलेवेंट है, सब इररेलेवेंट है, यूजलेस है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई मार्क्स नहीं है उसके, 0 मार्क्स है, 0 ऐसे कंसीडर भी नहीं करता है। वहां क्रॉस क्रॉस लगा देंगे, प्लस प्लस का साइन लगा देंगे, उनको मतलब ही नहीं है आपके फैक्ट्स ऑफ द केस से।
आईसीआई को पता है आप कॉपी करने वाले हो आपका क्वेश्चन, तो वहां पे वो 0 मार्क्स देता है, 0 मार्क्स। और यही चीज मैंने आपको बताई हुई कि भाई 2-3 लाइन से ज्यादा लिखने की कोशिश करो ही मत फैक्ट्स ऑफ द केस को, कोई नहीं पढ़ेगा आपके फैक्ट्स ऑफ द केस को। लेकिन फिर भी बच्चे एक एक पेज भर रहे हैं फैक्ट्स ऑफ द केस के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप टेंशन मत लो, सारी चीजें दिखाऊंगा, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारी कॉपीज एनालाइज करिए, 500 प्लस कॉपीज एनालाइज करिए, उसमें बहुत सारी मेरी लर्निंग्स निकल के आई है, जिससे मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी आगे, और आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी ये वीडियो देखने से। एंड लास्ट में जो हमारा ऑब्वियसली ये इसका कंक्लूजन देने के 4 मार्क थे। फिर हमें बोला गया था प्रोप्राइटरी ऑडिट के फंक्शंस के बारे में, और बहुत सारे प्रोप्राइटरी ऑडिट के प्रिंसिपल्स लिख के आ गए थे, तो उनको तो 0 मार्क्स मिले। और जिन्होंने फंक्शंस लिखा उन्होंने ये 5 पॉइंट में से अगर 4 पॉइंट भी लिख दिए तो उनको 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। ये था आपका ओवरव्यू ऑफ योर सजेस्टेड आंसर का मार्किंग स्कीम, कि सर सजेस्टेड आंसर से अगर हम देखने जाएं तो हमारी क्या मार्किंग स्कीम निकल के आती है, ऐसे कितने कितने पॉइंट्स पे कैसे कैसे मार्क्स देता है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों से जिन बच्चों ने, मैंने बहुत 3-4 दिन पहले मैंने पूछा था कि अगर आपकी सजेस्टेड आंसर से अगर आप मैच करना चाहे तो आप मैच करके बताइए, आपको जो डिस्क्रिपेंसी लगती है कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कम मार्क्स मिले थे, तो आप वो हमें भेजिए और हम आपको बताएंगे। हम आपको या तो वीडियो में बताएंगे या फिर आपको पर्सनली मैसेज, जैसा भी हमें फीजिबल लगेगा, हम आपको बताएंगे कि आईसीआई ने आपके वहां पे मार्क्स क्यों कट किए हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉपीज आई, कुछ लोगों को मैंने इंडिविजुअली मैसेज कर दिया, कुछ लोगों का थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट से मैसेज नहीं कर पाया, बहुत सारे लोगों को मैं वीडियो में भी लेके, मतलब ये सर्टिफाइड कॉपीज में मैं आपको दिखाने वाला हूं उन लोगों की जिनको लगता था कि उनको मार्क्स मिलने चाहिए थे, कि सर हमने मोटा मोटा तो सब कुछ सही लिखा था लेकिन फिर भी आईसीआई ने हमें मार्क्स नहीं दिए। सर हमने ना मीनिंग सही लिखा था, सर अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको मीनिंग सही लगेगा सर, लेकिन फिर भी हमें आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिया। आईसीआई ने हमसे गद्दारी करी, आईसीआई ने अपना क्या बोलते हैं रिजल्ट मेंटेन करने के लिए हमें फेल कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए एक बार शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से ही। मैं बहुत थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़े हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा मैं इनसेंसिटिव वर्ड्स यूज कर रहा हूं, बट ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी आंखें कैसे खुलेंगी। अगर मैं आपको सिर्फ प्यार से बताता रहूंगा सारी चीजें तो आपको समझ में कैसे आएंगी सारी चीजें, कितना सीरियस वीडियो है आपको कैसे समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा, आपको हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज टाइप लगे, बट दिस इज ऑब्वियसली कभी कभी वो स्केल से मारना भी इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो शुरू से मैं 1A पे ही चलता हूं आपका। ओके तो 1A पे हमारे लिए बहुत सारी क्वेरीज आई थी, बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर 1A पे इन्होंने हमारे बहुत सारे मार्क्स काट लिए। 1A सर कौन सा था हमारा? 1A था सर हमारा कंप्लायंस वाला, मॉनिटरिंग वाला। सर ये रहा हमारा, मैं आपको बताता हूं, ये वाला वीडियो था कि सर मॉनिटरिंग वाला था हमारा क्वेश्चन, हमने लिखा लेकिन उसमें मार्क्स नहीं मिले। अब आप मुझे बताइए, ये रहा हमारा एक बच्चा 1A लिखा है इन्होंने, मैं ऑब्वियसली हमने नाम तो सब छुपा रखा है फॉर एनोनिमस रीजन, फॉर ऑब्वियसली प्राइवेसी कंसर्न्स, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूं। अब इसने लिखा फैक्टर्स टू बी कंसीडर, जो सीएटी को कंसीडर करनी चाहिए, थोड़ा सा ब्लर आ सकता है आपके लिए, थोड़ा सा बेयर करिएगा। ये बोल रहा है वेदर the quality control policies and procedures is appropriate। अब यहां पे इसने वर्ड क्या यूज किया सर? appropriate। आप यहां पे अगर देखेंगे पहला पॉइंट है कि क्या हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एप्रोप्रिएटली डिजाइंड है एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है। क्या ऐसा कोई वर्ड दिखा आपको? नहीं। एग्जामिनर ने क्या किया? क्रॉस, उसको मतलब ही नहीं है इस वर्ड से। दूसरा आता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर फॉर इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लाई विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यहां पे हमारा एक्चुअल क्या पॉइंट है सर सजेस्टेड आंसर में? अगर आप देखेंगे कंडक्टिंग मॉनिटरिंग, मतलब मॉनिटरिंग आप कंडक्ट करोगे, कैसे कंडक्ट करोगे, मतलब मॉनिटरिंग आप कैसे करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटरेस्ट करके। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे हम लोग? किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? पार्टनर को या फिर कोई अदर पर्सन को जिसके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी हो। क्या ऐसा कोई पॉइंट इसने लिखा? नहीं सर, इसलिए सिर्फ एक वर्ड जो था मैच कर गया, क्या? इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर, बस। बाकी इसका कुछ भी ये था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इज इंटरेस्टिंग, ये भी थोड़ा सा घुमा के हो गया, तो ये आईसीआई ने कैंसिल कर दिया, कोई मतलब नहीं उनको ऐसे पॉइंट से। दूसरा बोल रहा है सर ये इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट रिसीव्ड रिगार्डिंग द एम्प्लॉय नॉट कंप्लाई विद द क्वालिटी कंट्रोल इज फुलफिल्ड, एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन टू कंप्लाई विद क्वालिटी कंट्रोल। कि भाई कंप्लेन मिली एम्प्लॉय के रिगार्डिंग तो हमने उसको एप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया। अब यहां पे क्या पॉइंट है? यहां पे आप देखिएगा ना, ये एक पॉइंट था हमारा डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, जो फर्म के अगेंस्ट आए, किसी एम्प्लॉयज के अगेंस्ट आए, नॉन कंप्लायंस के ऊपर, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए, एप्रोप्रिएटली लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो भी पर्सन विद इन या फिर आउटसाइड द फर्म से। अब आप देखेंगे ये पॉइंट भी मैच नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक वर्ड मैच हो रहा है, दैट इज योर कंप्लेंट। कि हाँ भाई कंप्लेंट से उन्होंने डील किया या फिर नहीं किया, कोई कंप्लेंट रिसीव हुई थी या फिर नहीं हुई थी, फिर भी आईसीआई ने यहां पे टिक करके उसको, आप देखेंगे ना यहां पे टिक करके उसने 1 मार्क दिया है। अब आप मुझे यहां पे एक बात बताइए कि क्या इसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं या फिर कम मार्क्स मिले हैं? आप खुद ही, आपने खुद ही पढ़ा ये पॉइंट, सिर्फ एक कंप्लेंट वर्ड था, ये कंप्लेंट वर्ड इसने सिर्फ एक कीवर्ड था, उस कीवर्ड को अंडरलाइन किया, आईसीआई ने टिक कर दिया और मार्क्स दे दिए, 1 मार्क दे दिया। चौथा पॉइंट में मैं आपको पढ़ा देता हूं, अगर कोई इफ देयर इज एनी फॉर्म डेफिशिएंसी,
क्या बोला है, इज देयर एनी फर्म डेफिशिएंसी अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल कंप्लायंस, क्योंकि फर्म की डेफिशिएंसी अबाउट क्वालिटी कंट्रोल कंप्लायंस आगे वाला नहीं पढ़ते अपन, आगे वाला बस शुरू से आप देख लेंगे। टेकिंग एक्शन व्हेन डेफिशिएंसीज इन डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, हमको एक्शन लेना अगर कोई डिजाइन एंड अगर हमें कोई डेफिशिएंसी मिल जाए डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में। तो यहां पे था फर्म डेफिशिएंसी, नहीं ये कीवर्ड था, मतलब ये कीवर्ड समझ के इसने अंडरलाइन किया, 0 मार्क्स, 1 मार्क फिर भी आईसीए ने यहां पे इसको दिया है। अब क्या और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आईसीए से, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े मैं आपको बता रहा हूं ना। फिर हम चलते वापस से 1C पे मैं आपको आता हूं, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ ये एक और 1C वाला है, इसमें देखिए आपको बहुत बढ़िया आंसर लिखा है, सब कुछ एकदम अंडरलाइन वंडरलाइन करके एकदम बढ़िया तरीके से इसने पूरा आंसर लिखा है। एक दिक्कत ये है कि ये सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं हो रहा। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है मैं आपको एक बार ये पूरा पढ़ के बता देता हूं। ये बोल रहा है फर्म शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। कहीं पे एक भी पॉइंट हमारा ऐसा नहीं है, ये मैं आपको सजेस्टेड आंसर दिखा देता हूं, एक भी पॉइंट हमारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वाला नहीं है कि भाई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए, ये वाले पॉइंट में लिखा हो सकता है बस, ठीक है, 9 मार्क्स। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक सिस्टम होना चाहिए फॉर चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्या यहां पे चेंजेस मेंशन है या फिर यहां पे न्यू डेवलपमेंट्स मेंशन्ड है, न्यू डेवलपमेंट्स मेंशन्ड है लेकिन उसने लिखा है चेंजेस, ये होते हैं कीवर्ड्स, ये है आपका कीवर्ड। न्यू डेवलपमेंट्स आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में न्यू डेवलपमेंट्स है, इट्स नॉट चेंजेस, आईसीए ने कट कर दिया। नेक्स्ट है सर डेफिशिएंसी इन द सिस्टम, हमने पूरा अभी भी पढ़ा है कि भाई आपको एक्शन लेना है, कोई डेफिशिएंसी हो कंट्रोल में तो ठीक है, सिर्फ डेफिशिएंसी इन द सिस्टम से लिखने आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं सर प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा अगेंस्ट द पर्सनल जो कंप्लाई नहीं कर रहे फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ, जबकि यहां पे जो हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि भाई इसको अप्रोप्रिएट रेमीडियल एक्शंस लेना पड़ेगा जिसने हमारे कंफर्म नहीं किया क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी से। योर कीवर्ड इज टेकिंग अप्रोप्रिएट रेमीडियल एक्शंस, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, और वो यहां पे मेंशन नहीं है, यहां पे प्रॉपर एक्शन मेंशन है बस, ठीक है। तो आईसीए ने यहां पे कट कर दिया। मैं आपको बताऊंगा आप और भी हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे कि सर कहां मार्क्स मिलते हैं, फिर अगर ये लिखने में मार्क्स मिल रहे तो हमें कहां एग्जैक्टली मार्क्स मिल रहे हैं, वो भी हम चीज अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे मार्किंग सीन में, बस अब थोड़ी देर और बने रहिए। फिर बोल रहे हैं सर क्वालिटी कंट्रोल इंटरेस्टेड टू एंगेजमेंट पार्टनर, क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट इंटरेस्टेड, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटरिंग प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इंटरेस्ट करते हैं एंगेजमेंट पार्टनर को, ठीक है, ये एक चीज है। नेक्स्ट बोल रहे हैं सर एक्शंस जो हमने एक्शंस जो लिए हमने अगेंस्ट द फर्म और द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, ये भी हमारा नहीं था, ये एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन की बात कर रहा होगा या फिर ये दूसरा वाला जो हमारा डेफिशिएंसी उसकी बात कर रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी पॉइंट नहीं है। तो यहां पे पूरा क्रॉस करके 0 मार्क दे दिया। आपने बढ़िया आंसर लिखा होगा, आपके हिसाब से आपने सही आंसर लिखा होगा, आपने कॉन्सेप्चुअली सही आंसर लिखा होगा, लेकिन आपने वर्ड्स मैच नहीं करवाए, जो कीवर्ड्स आईसीए ने बोले हैं वो आपने मैच नहीं करवाए, तो आपके 0 मार्क्स मिले आपको। सिंपल है सर, बहुत सिंपल चीज है, सिंपल। आपको सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करिए, वर्ड्स आपने मैच करवाए कि नहीं करवाए, वो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, उसकी भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये था हमारा 1A के ही बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ 1A पे ही बहुत सारे लोगों ने डाउट्स क्रिएट किए सर 1A पे ही हमें मार्क्स नहीं, ये रहा SQC 1A की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम कि सर यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि बाय डिटरमाइनिंग एंश्योरिंग दैट द इक्वालिटी, क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। अब यहां पे आप बोलेंगे सर यहां पे तो एडिक्वेट एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड दिया, इफेक्टिवली मेंटेन दिया है, लेकिन हमारा जो आप देखेंगे ना सजेस्टेड आंसर, हमारा जो सजेस्टेड आंसर देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है सर, अप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, उसका एक वर्ड मैच हो रहा है दैट इज इफेक्टिवली, बाकी यहां पे भी इंप्लीमेंटेड है और उसने लिखा है यहां पे मेंटेन्ड, और यहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईसीए आपको मार्क्स देगा, क्यों देगा? सबसे पहली चीज ये काट दिया आईसीए ने। ये बोल रहा है एंश्योर दैट ऑल द लेटेस्ट चेंजेस, पॉइंट है न्यू डेवलपमेंट्स, आपने लिखा है लेटेस्ट चेंजेस, मीनिंग सेम होता है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मीनिंग सेम होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, न्यू डेवलपमेंट्स काट दिया, 0 मार्क्स, ये पूरा 0 मार्क्स। यूज डिफरेंट पार्टनर करके कोई पॉइंट ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने मुझे ऐसी कोई सर्टिफाइड कॉपी भेजी है तो आपने क्या सोच के भेजी कि आपको यहां पे क्यों मार्क्स मिलने चाहिए थे? अगर आप देखें ये वही बच्चे जिन्होंने मुझे सर्टिफाइड कॉपी स्पेसिफिकली फॉर इस डिस्क्रिपेंसी भेजी है कि सर मुझे 1A में मार्क्स क्यों नहीं मिले, मुझे मिलने चाहिए थे, क्योंकि सर मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही था, मेरे हिसाब से तो मोटा मोटा सब कुछ सही था, सर मीनिंग तो सही है ना सर, मीनिंग तो सेम है, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले। ये वही सारी कॉपीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आप भी मुझे भेजेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको भेजना है मुझे कॉपीज, तो ये वही सारी कॉपीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि सर हमें मार्क्स मिलने चाहिए थे, हमें लग रहा है कि हमें मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी सर हमें मार्क्स तो मिले ही नहीं।
नेक्स्ट अब आपको बात देते हैं सर, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी 1A वाला है। देखिए 1A के कितने सारे डाउट्स आ रहे हैं सर हमारे पास कि सर SQC 1 है, ऐसे 220, ऑब्वियसली लास्ट 1A वाला क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देख चलेंगे। ऑब्वियसली मैं आपको 8-10 ऐसी कॉपीज दिखाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसने बहुत सारी चीजें लिखी है, बहुत बच्चों ने बहुत सारे कीवर्ड्स भी अंडरलाइन किए, लेकिन फिर भी उन्हें क्यों मार्क्स नहीं मिले, क्यों आप फेल हो रहे हैं बार बार ऑडिट सब्जेक्ट में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर, यहां पे बोल रहा है एप्रोप्रिएट प्रोसीजर होना चाहिए फॉर्म में टू कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशंस, PLR रिक्वायरमेंट के साथ कि कंप्लाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है आपका मॉनिटरिंग में, आप पढ़ लेना, कोई भी पॉइंट नहीं है आपका ऐसा मॉनिटरिंग में। नेक्स्ट बोल रहा है सर, हमें एप्रोप्रिएट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल बनाना है फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। इंटरेस्टिंग वर्ड यूज नहीं किया, चलेगा, हमने सिर्फ मीनिंग वाला थोड़ा वर्ड यूज कर लिया। एप्रोप्रिएट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल बनाना है मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर के लिए, चलेगा। आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं किया, चलेगा। थोड़ा बहुत यहां पे देखो कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं किया, फिर भी इसने टिक करके दे दिया, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट ये बोला सर, कंप्लेन में अराइज विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। क्या बोला था, डीलिंग विद द कंप्लेन, वैसा करके कंप्लेन्स एंड एलिगेशंस जो बाहर वाले बंदे हम पे करते हैं। तो ये वाले पॉइंट पे भी, ये पूरा पॉइंट नहीं लिखा है इसने, सिर्फ कंप्लेन लिखा है, सिर्फ कंप्लेन लिखा और विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी वाला पॉइंट लिख दिया, 1 मार्क मिल गया। अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे बच्चों, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिस हिसाब से आप आंसर लिख रहे हो उस हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और ज्यादा ऐसे। ये इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लेन इट कैन बी अगेंस्ट द एम्प्लॉयर फर्म, ये दोनों सेम पॉइंट थे, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया कि भाई ये दोनों आपके सेम ही पॉइंट थे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट गिव 2 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट जिसमें आपने बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया एक ही पॉइंट को। फिर ये क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है इफ एम्प्लॉय फाउंड गिल्टी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। ये भी आपने उसी पॉइंट को आपने नीचे कर दिया सेग्रीगेट, तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स शुड कंप्लाई विद PLR रिक्वायरमेंट। एक बात मुझे बताइए, ये जो हमारे शॉर्टकट्स होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सर ये जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हम सिर्फ हमारे याद करने के लिए, इजी तरीके से हम याद रख पाए, हमको पूरा ना बोलना पड़े, प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इसलिए हम आपको PLR बोल के देते हैं कि आपको याद रहे कि हाँ भाई PLR है, PLR है, PLR है, QCS है, QCS है, QCS है। मैंने आपको बहुत बार ये बोल के बताया। जो भी बच्चा मुझसे पूछता है कि भाई सर कीवर्ड्स हमें, मतलब जो हमारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, कि हमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने चाहिए, बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू योर शॉर्ट फॉर्म। सर आपको पता है PLR का मतलब होता है प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी, सामने वाले एग्जामिनर को नहीं पता कि ये प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी है, वो आपके कट करके 0 मार्क्स दे देगा, कुछ नहीं करेगा, और वो समझने की कोशिश नहीं करेगा भाई बच्चे ने PLR लिखा है तो उसको प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी मतलब होता है। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स नहीं, मतलब कीवर्ड्स पे तो एटलीस्ट आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने हैं। ठीक है भाई, उसी की तो मार्क्स है, उसी में आप शॉर्ट फॉर्म कर रहे हो, उसी में आप गद्दारी कर रहे हो ICAI के साथ कीवर्ड्स लिख के, शॉर्ट फॉर्म्स लिख के। ऐसा मत करो यार प्लीज। यहाँ बोल रहे हैं अगर कोई चेंजेस है PLR में, अब चेंजेस क्या होता है सर, न्यू डेवलपमेंट्स की बात हो रही थी और वो भी PLR है, तो ऑब्वियसली उनको समझा ही नहीं होगा आपने क्या लिखा है, मार्क्स कट, 2 मार्क्स मिल गए। फिर भी ये कंप्लेन लिखने के चक्कर में और एक ये वाला पॉइंट लिखने के चक्कर में, अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ICAI से, यू नेवर नो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, अब वो हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारा 4B। ओके, सो 4B हमारा क्वेश्चन था सर, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, हमारे सजेस्टेड आंसर से आपको मैं 4B दिखा देता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार 4B क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या उसके मार्किंग स्कीम थी और बच्चे को क्या एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसे को आप मार्क्स देने चाहिए थे। सबसे पहली चीज थी यहाँ पे कि अगर आप ये लिख देते एक्सेप्शन, कि अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स और डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर है, और अगर आपका SEFS या फिर SFS पे अगर आप अनमॉडिफाइड देना चाहते हैं तो आपके कुछ कंडीशन आप दे सकते हैं SEFS में, लेकिन कुछ कंडीशन है और वो आपको 3, ये आपने इतना सा लिख दिया तो आपको 1 मार्क मिलता। ये 3 कंडीशन अगर आपने लिख दी होती तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते। एंड अगर आपने लास्ट में लिख दिया होता कि भाई अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो CA रजनी दे सकती है अपनी स्टैट्यूटरी, और मतलब जो भी रिपोर्ट है वो दे सकते हैं, उसके आपको 1 मार्क देते हैं, सिंपल। ठीक है, ये हमारा था। अब बच्चे ने क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज इसने लिखा कि भाई हाँ ये हमारा डील करता है कि भाई ऐसे 805 किससे डील करता है, कोई मतलब नहीं है ICAI को जानना ही नहीं है 805 के आंसर में ही नहीं है 805 किससे डील करता है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोलता हूं 805 पे आप 3-4 पेज भर दीजिए, ऐसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे वो एग्जामिनर जो होगा हंसते खेलते आपके 0 मार्क्स कट करके, सब कुछ कट करके आपको 0 मार्क्स दे देगा, हंसते खेलते, उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसको चाहिए जो उसको सजेस्टेड आंसर में दिख रहा है, उसको जो वर्ड दिख रहा है सजेस्टेड आंसर में, वो उसकी आपकी आंसर शीट से मैच हो जाने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सबसे पहली चीज, कोई मतलब नहीं है मेरे वो किससे डील कर रहा है, क्या बोल रहा है, जो भी आपको फैकल्टीज बताते हैं ना कि वो ऐसे का थोड़ा बहुत लिख देना, ज्ञान में लिख देना, कोई मतलब नहीं है ऐसे को, कुछ भी 0 फर्क पड़ता है इसे को आपके ज्ञान से, जो भी आपके पास ज्ञान है। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर कि हमें एक्सप्रेस करना है ओपिनियन स्पेशल असाइनमेंट में, तो हमें इंटरलिंक करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को जो भी हमने ऑब्टेन। ठीक है, इसमें टाइम पास ही किया है इसने। फिर बोला है कि सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन हम दे सकते हैं। अब इसमें
बस इतना लिख दिया कि भाई ये कंडीशन है तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, तो पहला जो 1 मार्क इसको मिल सकता था वो 1 मार्क इसको नहीं मिला है, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन कि 1 मार्क नहीं मिला है क्योंकि इसने ये वाली लाइन नहीं लिखी है। दूसरा हम बात करते हैं सर ये 3 की क्या बोल रहा है सर, एकदम ध्यान से वर्डिंग देखिएगा आप, ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, कि भाई लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करनी चाहिए। इसने क्या लिखा है सर, नो लीगल रेगुलेशन प्रिवेंट ऑडिटर फ्रॉम डूइंग सो। सर 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 बात तो एक ही है सर, बात तो एक ही बोल रहा है सर, यहां पे मतलब तो एक ही हुआ ना, ये बोल रहा है कि भाई लीगल रेगुलेशन प्रिवेंट नहीं कर रहा ऑडिटर को ये करने से, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट सर यहां मतलब आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है, द ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन फ्रॉम डूइंग सो। सर सर एक ही बात तो कर रहा है, फिर क्यों मार्क्स काटे आईसीआई ने? बेटा कीवर्ड्स क्या बोला, नॉट प्रोहिबिटेड, ये क्या लिख रहे हैं सर, प्रिवेंट, नो प्रिवेंट। क्या एग्जामिनर को कीवर्ड मिला? नहीं सर, आईसीआई ने 0, खत्म। मीनिंग एक ही है एकदम। मैं आपको तीनों पॉइंट दिखाता हूं, चलो तीनों पॉइंट के बाद। रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट प्रोवाइडेड अलोंग विद रिपोर्ट ऑन स्पेशल ऑडिट, कि भाई दोनों की रिपोर्ट अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है इसने, बोला कि साथ में नहीं प्रोवाइड होनी चाहिए। जबकि यहां पे क्या लिखा है सर कि ओपिनियन जो आप एक्सप्रेस करोगे वो पब्लिश्ड टुगेदर नहीं होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के साथ, आप जिसमें आपका एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। क्या वर्ड है सर, नॉट पब्लिश टुगेदर। और यहां पे क्या था सर कि भाई आपको प्रोवाइडेड अलोंग विथ नहीं करना है, दोनों के साथ में रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी है। कीवर्ड मीनिंग सेम है सर, बिल्कुल सेम है। कीवर्ड अलग है सर, बिल्कुल अलग है। मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं सर, सिंगल और स्पेसिफिक एलिमेंट जो है, डू नॉट टर्न आउट टू बी अ मेजर कंपोनेंट, डू नॉट टर्न आउट टू बी अ मेजर कंपोनेंट। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है ऐसे का कि डज नॉट कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीनिंग सेम है, बिल्कुल सेम है। मार्क्स मिले नहीं मिले, क्यों? क्योंकि कीवर्ड नहीं है, डज नॉट कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन। यही मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी ऐसी कॉपीज जहां पे सिर्फ इतना पोर्शन लिख दिया, मार्क्स मिल गए, खत्म। ये है आईसीआई की चेकिंग और ऐसे आपको मार्क्स मिल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिख दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये इन्होंने इन द गिवन केस लिखा 0 मार्क्स, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ऐसे को इन द गिवन केस का, आपको बस कंक्लूजन लिखना था भाई, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, नेक्स्ट हमारे सिर्फ 2-3 और कॉपीज में आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको एकदम क्रक्स बता देता हूं कि भाई कहां पे वो जो हमारी मार्किंग स्कीम वाली कॉपी थी वो हम डिस्कस करेंगे। सर 4C की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए 4C कौन सा था सर हमारा, रोल ऑफ ऑडिटर वाला, एसडीजी एंड ईएसजी ऑडिट वाला। अब इसमें आप देखिए एज पर एसेट 200 लिख दिया, 0 मार्क्स। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही, मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट। रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड एंड एरर से फ्री है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक बार 4C हम खोल लेते हैं सजेस्टेड आंसर में, इसी के नीचे वाला क्वेश्चन है 4C, ये रहा। रोल ऑफ ऑडिटर की रीजनेबल एश्योरेंस लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स है या फिर नहीं है, 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने एज पर एसेट 200 लिख दिया, और जैसे ही एग्जामिनर को दिख गया एज पर एसेट 200 लिखा है, एग्जामिनर के यहां पे कोई भी ऐसे एज पर 200 नहीं लिखा है, मतलब वो समझ गया कि भाई ये गलत पॉइंट हो सकता है, आईसीआई ने चेक ही नहीं किया। 0 मतलब इसको ऑब्वियसली क्रॉस कर दिया, टिक नहीं लगाया मतलब क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट दूसरा कि भाई आपको क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क रेलेवेंट है या फिर नहीं है, वो चेक करना है। फिर मनी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि भाई उनको मतलब वो बेसिकली इंक्रीज प्रेशर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो इंक्रीज्ड फोकस रख रहे हैं आपके क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के लिए, ऑडिटर पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसके कोई भी मार्क्स नहीं है। ये जो इसने मार्क्स दिए ये वाले पॉइंट के लिए मार्क्स दिए थे, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो है वो रेलेवेंट टू ऑडिट हो सकता है कि नहीं, उसको अंडरस्टैंड करना है, ये वाला था कि इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड कैसे वो हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है ऑडिट में, उसके इसको 1 मार्क मिल गया। जबकि इसने एग्जैक्ट भी नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है रेलेवेंट टू ऑडिट, कंसीडर करना है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, यही 2 चीज, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कंसीडर करो और रेलेवेंट टू ऑडिट है कि नहीं वो देखो, उसके इसको 1 मार्क मिल गया। ये यहां वाले 1 मार्क है, ये वाले तो पॉइंट ही नहीं मेंशन है आईसीआई के कभी सजेस्टेड आंसर में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर कि हमें ऑडिटर रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इज ऑडिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, नहीं मार्क्स मिले। अटेंशन टू डिस्क्लोजर्स फंडामेंटल टू यूजर्स, नहीं मार्क्स मिले। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर रेलेवेंट टू क्लाइमेट रिलेटेड, मतलब आप देखेंगे ना ये ऑल सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर्स, ये सब अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है कि सर हमने समझ लिया सब कुछ, हमको आता है सब कुछ सर, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन सर हमने याद नहीं किया सर, हमें कीवर्ड सर याद नहीं है, हमने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया, जो आप बोलते थे सर हमने नहीं किया, हमें बहुत अच्छे से समझ लिया सर, 150-200 घंटे की क्लासेस लेकर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन सर हमको टाइम नहीं मिला ना सेल्फ स्टडी करने का, सर हम रिवाइज नहीं कर पाए। तो आपको याद है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ में सब कुछ आता है, आपको पता है इसका क्या आंसर होगा, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे वो वर्ड्स, जो वर्ड्स आईसीआई को चाहिए वो वर्ड्स नहीं लिख पा रहे, जिससे आईसीआई पूरा आंसर कट करके आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क दे रहा है। ये तो क्वेश्चन नंबर पूरे 4 के 5 मार्क्स है, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4C के आपको 1 मार्क मिल रहा है।
ये दिक्कत है। नेक्स्ट हम और भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं मैं जल्दी से फटाफट से, क्या क्या चीजें हैं सर। बहुत मेरे को पता है थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, हमारा एज पर ऐसे 200 की बात कर रहे हैं कि सर ये देखिए यहाँ पे एस पर ऐसे 200, एस पर ऐसे 315, एस पर ऐसे 700, 701, नेक्स्ट एस पर ऐसे 720, ये कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल अंदर का मैं मान रहा हूं, आई कंप्लीटली एग्री कि भाई अंदर का सब कुछ सही है, कि भाई आपको कंसिडर करना है अदर इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट मैटर्स की बात हो रही है, यहाँ पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की बात हो रही है, यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस की बात हो रही है, सब कुछ सही है। लेकिन आपने एसेस को रेफर कर दिया जो आईसीए ने अपनी मॉड्यूल में नहीं किया, आईसीए ने अपने कंटेंट में नहीं किया, मैंने अपनी कॉन्सेप्ट बुक में नहीं किया है। वो सिर्फ याद करवाने के पर्पज से आपको करवाया गया था और आपने वो एसेज रेफर कर दिए, तो आपको 0 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं ये सारी चीजों के अंदर। फिर 2 कॉपीज है हमारे पास, एक वही सेम ऐसे 4C की है, इसमें भी 2-3 पॉइंट्स है जो आपने सही लिखे होंगे इसलिए आईसीए ने मार्क्स दे दिए, और 2-3 पॉइंट जो थे वो गलत लिखे होंगे इसलिए आईसीए ने मार्क्स नहीं दिए। और एक ये लास्ट कॉपी हमारी 5C की, जिसमें सर हमें बोला था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया सा चीज, आईसीए कहाँ, मतलब आईसीए चाहता है मार्क्स देना, बस हम वो मार्क्स ले नहीं पा रहे, ये दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे, देखो ये हमारा पूरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का क्वेश्चन, इसमें भी एक चीज है, एक सेकंड ये बीच में हैंग हो गया है, जस्ट अ सेकंड, सजेस्टेड ये रहा। तो ये हमारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इसमें पूरा एक मार्क्स लिखा है इसने, अटेन एंड मेंटेन करना पड़ता है प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एक लेवल पे, आपको एक्ट डिलीजेंटली करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। फिर उसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, इस बच्चे ने क्या किया, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, बस। क्या आइडियली ऐसे को इस पे मार्क्स देने चाहिए थे? नहीं सर, क्यों देने चाहिए थे? यहाँ पे तो पूरा पॉइंट लिखा ही नहीं इसने, ये तो पूरा पॉइंट है हमारा, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट अ लेवल रिक्वायर्ड टू अचीव, पूरा पॉइंट है। फिर दूसरा, एक्ट डिलीजेंटली इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या लिखा है, सिर्फ एक्ट डिलीजेंटली। क्या ऐसे को यहाँ पे मार्क्स देने चाहिए थे? नहीं सर। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट करके कोई पॉइंट ही नहीं है। दूसरा हमारा पॉइंट है, एंश्योर दैट पीपल वर्किंग अंडर ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, वो हमारा नीचे वाला पॉइंट है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स और दिए हुए हैं। तो क्या ऐसे को यहाँ पे 2 मार्क्स भी देने चाहिए थे? आइडियली तो नहीं, लेकिन ऐसे ने फिर भी यहाँ पे 2 मार्क्स दिया। और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर यहाँ पे हमें 2 मार्क क्यों मिले, यहाँ पे हमें 4 मार्क मिलने चाहिए थे ना, 4 पॉइंट लिखे थे। अब आप बताइए मैं कैसे आपको क्या रिप्लाई करूं ऐसे क्वेश्चंस पे जो आप मुझसे पूछते हैं, ये जो डिस्क्रिपेंसीज आप मेरे पास लेके आ रहे हैं, मैं इसका क्या रिप्लाई करूं? अगर आप खुद ही चेक कर लेंगे, अगर अपनी सजेस्टेड आंसर से मैच करके देख लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ने आपको क्यों मार्क्स दिए, कितने मार्क्स दिए, कहां मार्क्स दिए। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई जो बच्चे डिस्क्रिपेंसी लेके आते हैं वो सारे गलत ही है, आईसीए ने थोड़ी बहुत, मतलब सारी उनकी ही गलती है, आईसीए की थोड़ी बहुत चेकिंग में गलती नहीं है, वो मैं मान रहा हूं कि हाँ थोड़ी बहुत चेकिंग में गलती होगी, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है ना सर। हमारे हाथ में वो सारी चीजें नहीं है, हमारे हाथ में ये चीज है कि हम क्या सबसे सही कर सकते हैं, हम क्या चीज सही कर सकते हैं, और वो चीज ये है कि हम अपने लिखने के पैटर्न को, लिखने की एक्यूरेसी को सुधार सकते हैं। अब मैं आपका फाइनली डिस्कस करना चाहूंगा हमारी जो मार्किंग स्कीम है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, वो मैं मार्किंग स्कीम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये है हमारी मार्किंग स्कीम जो मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल करी है। ये है आपका, जो मैं आपको बताता हूं। अब सर मार्क्स इतने कटे हुए आपने दिखा दिया, मार्क्स मिलते कैसे सर वो दिखाइए। अब जिस बच्चों को 5 में से 5 मार्क मिले, 4 में से 4 मार्क मिले, वो दिखाइए सर हमें, तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहां मार्क्स आईसीआई दे रहा है। ये देखिए आप 1A, ये बच्चे ने पूरा इतना लिखा, कोई मार्क्स 0। इसका टाइम वेस्ट हुआ, बिल्कुल हुआ, इतना सब लिखने के लिए, इतना सब सोचने के लिए। लेकिन आईसीआई उस पे मार्क्स देता है जो उसका क्वेश्चन है कि भाई मॉनिटरिंग पॉलिसीज, मॉनिटरिंग कंट्रोल की पॉलिसीज बता, मतलब मॉनिटरिंग की पॉलिसीज बता दो बेसिकली, तो वो पॉलिसीज से ही मार्क्स देना शुरू करेगा। मैंने आपको बार बार बताया कि सर कीवर्ड्स आर द इंपॉर्टेंट थिंग, कीवर्ड्स को लिखो और उसको अंडरलाइन करो, आईसीआई आपको मार्क्स देगा ही देगा, वो बाकी की कोई चीज पढ़ेगा ही नहीं। मैं आपको एज एन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, सर ये आ रही है कोई कॉपी आपके पास, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन चेक करना है, आपको एग्जामिनर समझो, ठीक है, इधर देखो और एकदम एग्जामिनर के पॉइंट का, एकदम एग्जामिनर वाला फील लो। ये आपके पास कॉपी आई, आपको चेक करनी है, ठीक है। आपको पहली बात तो कॉपीज जो है ज्यादा टाइम आप लगता नहीं है कॉपी चेक करने में, यूजुअली कितना ही टाइम लगता होगा एग्जामिनर को, 25 से 30 मिनट वो लेता होगा कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है, मैं मान के चल रहा है इतना। तो भाई आपको जल्दी जल्दी कॉपीज चेक करनी है, आपने बहुत सारी कॉपीज चेक कर ली, इतनी सारी, मैंने जैसे 500 कॉपीज चेक करी ना, तो मेरे पास भी एक फ्रेम आ गया था मेरे आंसर का कि अच्छा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर आंसर है, मेरे दिमाग में छप गया था, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के उस पर्टिकुलर आंसर में ये कीवर्ड्स है। अगर बच्चे ने कीवर्ड्स लिख दिए तो मैं उसको मार्क्स दे दूंगा, अगर बच्चे ने कीवर्ड्स नहीं लिखे तो मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगा। अब अगर किसी बच्चे ने वो कीवर्ड्स लिख के उसको अंडरलाइन कर दिया, पूरे मार्क्स, पूरे। मेरे को ना तो मेहनत करने की जरूरत पड़ी, ना मेरे को ढूंढने की जरूरत पड़ी उसने कहां पे कौन सा आंसर लिखा है, मेरे को कीवर्ड्स अंडरलाइन करके दे दिया, मैंने मार्क्स दे दिए। यही सेम चीज आप देखिए, ये है आपके कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स अंडरलाइन किए, टेक टेक। दूसरा ये कीवर्ड्स अंडरलाइन किए, टेक। कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, टेक। रेमेडियल एक्शन, टेक। एबिलिटी, ये वाला फियर अबाउट एबिलिटी, ये तो पॉइंट था ही नहीं, तो इसको कट कर दिया।
ठीक है, तो 5 में से 5 मार्क आपको मिल गए। ये आपको मार्किंग स्कीम मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पे जाके आप ये चेकआउट कर सकते हैं। पूरी 100% मार्किंग स्कीम है बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स सर्टिफाइड कॉपी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर ये कारो वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि सर पर्टिकुलरली कहां पे मार्क्स मिलते हैं, क्या हमें इतने पैराग्राफ लिखने हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक पैराग्राफ में सिर्फ 2-3 वर्ड है जहां पे उन्होंने 1 मार्क दिया है। सिर्फ 2-3 वर्ड लिखने से आपको 1 मार्क मिला है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ पॉइंट्स में दिखा दिया, जो भी कीवर्ड्स अंडरलाइन किया। आप इन्हें एग्जाम में सोचो, अगर आपको कॉपी मिलती तो आप क्या पढ़ते सर? सफिशिएंट अथॉरिटी, एक्सपीरियंस और असाइन रिस्पांसिबिलिटीज, कंप्लेंट, एलिगेशंस, रेमेडियल एक्शन। आप देखते कि हाँ चलो इसने कीवर्ड लिख दिया है और बाकी इसने कुछ ना कुछ तो लिख दिया है, मतलब सिर्फ कीवर्ड्स नहीं लिखे, थोड़ा बहुत उसने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बना के लिख दिया है, जो हमने अपने कॉन्सेप्ट बुक में भी किया है। तो बस ये देख लिया, टिक करके आंसर, मार्क्स मिल गए 5 में से 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारो में क्या हुआ। कारो में क्या हुआ सर? क्लॉज 2 का इन्होंने क्वेश्चन दिया। क्लॉज 1 लिखने के 10% और मोर वाला डिस्क्रिपेंसी कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो ये लिखो नहीं लिखो यूजलेस है, टाइम वेस्ट है। दूसरा था सर ये हमारा सैंक्शनड, ये जो हमारा 5 करोड़ है ना कि वर्किंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ पे लगता है, इस पे टिक करके 1 मार्क है। दूसरा हमारा जो था कि हमें स्टॉक स्टेटमेंट्स को एग्री करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, उनको एग्रीमेंट डालना पड़ता है कि दोनों चेक करना पड़ता है सही है कि नहीं है, उसका हमारा 1 मार्क था। तो पूरा जो आपका पैराग्राफ मैंने आपको बताया ना, एक बार मैं सजेस्टेड आंसर से आपको बता देता हूं कितना आपको लिखना पड़ता है एग्जैक्टली। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। ये है हमारा सजेस्टेड आंसर 1B का। 1B की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। 1B का, हाँ, इसमें आपको क्या लिखना था सर? इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ 1 मार्क। फिर हमारा एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 मार्क, 2 मार्क आपके खत्म। ये पूरा ये भी नहीं लिखते तो भी चलता। फिर इसमें क्या लिखना था सर? इसके बाद वाली चीज क्या थी? इसके बाद वाली चीज थी कि हमारा जो ये टी लिमिटेड में 7 करोड़, ये जो 7 करोड़ एक अमाउंट है ना, इसके इन्होंने 1 मार्क दिए यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एग्जैक्टली टिक टिक किसमें क्या है, लेकिन मैंने बहुत सारी जब कॉपीज एनालाइज करी तब मुझे समझ में आया कि किस पे उन्होंने एग्जैक्टली मार्क्स दिया है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे 7 करोड़ पे उन्होंने 1 मार्क दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्लॉज 2 ऑफ कारो एप्लीकेबल होगा, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कारो एप्लीकेबल होगा, ये लिखने के उन्होंने 1 मार्क दिए हैं। ये जो पूरा इन्होंने लिखा है ना कि भाई ये 7 करोड़ है, इसमें 44.5 करोड़ मिलेगा, जो मोर देन 5 करोड़ है, कारो एप्लीकेबल है, ये पूरा लिखने के इन्होंने 1 मार्क दिए हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका 7 करोड़ आ रहा है, ये लिखने के इन्होंने 1 मार्क दिए, और यहाँ पे जो बोला गया ये पूरा लिखने के, मतलब जो भी हमारा कारो एप्लीकेबल है, ये सब लिखने के 1 मार्क और दे दिए, 2 मार्क दे दिए। ये पूरा लिखने के कोई भी मार्क्स नहीं है। और इस बच्चे ने बहुत टू द पॉइंट आंसर लिखा है। ये लिखा और लास्ट में बस लिख दिया कि भाई देखो ये सारा लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, बिल्कुल 0 मार्क्स। फैक्ट्स ऑफ द केस 0 मार्क्स, बस लास्ट में है कंटेंशन ऑफ सीएफओ इज नॉट करेक्ट। सिर्फ इतनी सी लाइन मेंशन कर दी कि करेक्ट नहीं है, 1 मार्क, खत्म, टाटा बाय बाय। 5 में से 5 क्या चाहिए बताओ आप मुझे? आप बोलते हो ऐसे मार्क्स नहीं देता, ऐसे मार्क्स लेना आना चाहिए आपको। ऐसे ही मेरे 95 मार्क्स नहीं आए थे ऑडिट में, सीए इंटर ऑडिट में, तो ऐसे बस मार्क्स लेना आना चाहिए आपको। ये देखो नॉट करेक्ट, 1 मार्क, खत्म। ये सारा लिखना है, नहीं लिखना सर, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री कंडीशंस की। ये रहा प्री कंडीशंस में क्या प्री कंडीशन है सर? सबसे पहला कि भाई क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, 1 मार्क कि भाई एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरा मैनेजमेंट क्या अंडरस्टैंड करती है प्रिपरेशन इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के लिए आपके 2 मार्क मिल गए इस पे। नेक्स्ट प्रोवाइड प्रैक्टिशन, आपको 3 चीजें प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको 3 मार्क मिल गए। क्या सर इसने क्या किया है? अंडरलाइन किए हैं। ये आपको चीजें जो लेके जानी है, जो आपका वैल्यू एडिशन है इस वीडियो से, वो यही है कि इन्होंने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए। अब एग्जामिनर को और चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, सिर्फ कीवर्ड्स नहीं लिखने हैं। कीवर्ड्स के आज बाद भी थोड़ी बहुत चीजें लिखनी है, लेकिन कीवर्ड्स को लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2A की। क्लॉज लिखा, सिर्फ क्लॉज लिखने से आपके 1 मार्क मिल गए। फिर क्लॉज में आपने, अब ऑब्वियसली मैं एज एन एग्जामिनर मैं इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ूंगा, आपने जो लिखी है बस मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि आपने कुछ लिखा है क्लॉज के अंदर, क्लॉज का कुछ तो प्रोविजन लिखा है। मैंने एक टिक करके दे दिया आपको मार्क्स, ठीक है। बस अब मैंने ऐसा देख लिया कि आपने लिखा है। तो बोलते ना जो एग्जैक्ट क्लॉज आपको प्रोविजन लिखना पड़ता है, एग्जैक्ट चीजें लिखनी पड़ती है, कोई नहीं पढ़ता भाई, इतना टाइम ही नहीं एग्जामिनर के पास। उनको दिखेगा बस आपने ये लिख दिया, मतलब आपको क्लॉज के बारे में पता है, यू नो ऑफ द क्लॉज, यू हैव द नॉलेज ऑफ द क्लॉज। तो आपने ये जो भी लिखा होगा सही ही लिखा होगा, क्योंकि आपने क्लॉज नंबर सही लिख दिया। तो 1 मार्क आपके क्लॉज के मिल गए, 1 मार्क आपके प्रोविजन के मिल गए, भले कोई भी प्रोविजन लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं सर ये कुछ भी नहीं है, टाइम पास, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एक्सेप्शन की। क्या एक्सेप्शन है सर? सबसे पहली चीज आपने मेंशन कर दी गवर्नमेंट ऑडिट, एक टिक देख रहे हो यहाँ पे
ये टिक का सारा खेल है। कहां से टिक? गवर्नमेंट ऑडिट के, क्योंकि गवर्नमेंट ऑडिट में एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस का। यहां पे लिखा है इन्होंने कि भाई सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशनल एक्सेप्टेंस, उस पर आपको 1 मार्क मिल गया टिक करके। फैक्ट्स के 0 मार्क्स, 0। ये 2 मार्क यहां पे मिल गए, 2 मार्क ऊपर मिल गए, और लास्ट में ये पूरा फैक्ट्स इतना बड़ा बड़ा कोई लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस प्लस करके छोड़ देंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, कहीं तो कार्ड भी देंगे कि भाई हमें मतलब नहीं आपके फैक्ट से। कंक्लूजन लिखना है, सिर्फ एक कंक्लूजन लिखना है, नॉट गिल्टी। यहां पे टिक है, यहां पे कोई टिक विक भी नहीं है, ये कंक्लूजन है, नॉट गिल्टी, टिक करके आपको 5 में से 5 मार्क मिल गए। जो बोलते हैं ना कि बच्चे ऑडिट में हमारा पेपर छूट जाता है सर, हमें समझ नहीं आता कैसे लिखे, हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे कंप्लीट नहीं हुआ, आप क्यों टाइम पास चीजें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? अब से आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, जो पूछा जाए उतना लिखो। और मैं आपको बताता हूं सर, आप तो बोलते रहे कि सर जितना, जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में ये समझाया बच्चों को कि जितना टॉपिक के रेलेवेंट आपको चीजें पता वो भी लिखो, वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों बता रहा हूं मैं आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट है सर 2B वाला, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए, एक टिक, एक कीवर्ड अंडरलाइन कर दिया, एक टिक, एक नेचर के बारे में बता दिया, एक टिक, हमारे किसने रिव्यू किया उसके बारे में, ये आपके 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट करेक्ट है तो 3 मार्क दे दिए। ये एक अलग से पॉइंट था जिसके इन्होंने 1 मार्क अलग से दे दिया, और लास्ट में बस ये बताने का कि ये करेक्ट नहीं है, उसका इन्होंने 1 मार्क दे दिया। नॉट करेक्ट 1 मार्क, खत्म। ये सिर्फ होते हैं आपके 5 में से 5 मार्क मिल गए इस बच्चे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर आपका ऐसे 2C की, मतलब आंसर नंबर 2C की, जिसमें हम बात कर रहे थे वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस 1 मार्क, अदरवाइज मतलब जो भी हमारे चेंजेस थे उसके 1 मार्क, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल 1 मार्क, हमारे इनिशिएट रिकॉर्ड और प्रोसेस 1 मार्क, कीवर्ड्स लिखो, अंडरलाइन करो, मार्क्स लेके जाओ। 2-3 कीवर्ड्स के आपके 1-1 मार्क मिल रहे हैं, तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसे 4 मार्क, 4 में से 4, खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर 3A की। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया था, मतलब जो मेनली बहुत सारे रोटो ने मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ के गए थे, जो ऑप्शन में क्वेश्चन छोड़ना होता है, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा था। तो इसमें क्या था सर, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल की बात कर ली थी, जो फर्स्ट शेड्यूल ICAI के क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। यहाँ पे क्लॉज 3 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल, और ये थोड़ा सा लिखने के आपको मिल गए 1 मार्क, और आपने बस बता दिया कि भाई उसके तहत गिल्टी है, यहाँ पे गिल्टी लिखने के आपको मिल गए 1 मार्क। फिर हमने बोला कि सर ये सेकंड शेड्यूल एंड फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी है, तो ये डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा। कौन सा शेड्यूल में गिल्टी है, कौन सा नंबर है, कौन सा पार्ट है, फर्क नहीं पड़ता, कहां जाएगा सर? डिसिप्लिनरी कमेटी, अंडरलाइन कर दिया, 1 मार्क, खत्म। नेक्स्ट सर ये आपने लिख दिया, ये तीनों पॉइंट लिख दिया हमारे पेनल्टी के 1 मार्क। अब यहां पे टाइमलाइन की बात कर रहे थे, सिर्फ विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज लिखने के आपको 1 मार्क मिल गया। ये टाइम पास चीजें हैं, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 90 डेज फर्क नहीं पड़ता, एक बार अगर आपने 90 डेज लिख दिया तो आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, आपने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, पूरा आंसर गलत कर दिया, ये गलत हो आपका, आपने क्लॉज गलत लिख दिया हो, आपने ये जो भी गलत लिख दिया हो, इसका डिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया हो, यहाँ पे गिल्टी की जगह नॉट गिल्टी लिख दिया हो, पे डिसिप्लिनरी गलत जगह बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन लिख दिया हो, यहाँ पे पेनल्टी भी गलत लिख दिया, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन वाली पेनल्टी लिख दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपने यहां पे 90 डेज लिख दिया तो भी ऐसे आपको 1 मार्क देके जाएगा। मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप आंसर के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कितना गलत आंसर लिख ले हो, कितना सही आंसर लिख ले हो, अगर उनको एक भी कीवर्ड सही मिल गया, एक भी चीज जो उनके सजेस्टेड आंसर से मैच करती है वो सही मिल गई, वो आपको मार्क्स देके जाएंगे। ये हमने देखा है बहुत सारी कॉपीज में। अब इससे ज्यादा आप ऐसे ऐसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चों? इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं आपको और बताता हूं, ये है हमारी 3B में क्या है सर, ये बस बेसिकली ये पूरा टाइम पास, कोई मतलब नहीं है। यहां से आपका आंसर शुरू हो रहा है कि भाई आपको करना क्या एग्जैक्टली अदर ऑडिटर को, ये टाइम पास लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम है ये। यहां से हम शुरू करेंगे कि भाई एडवाइस करना है मैं ऑडिटर को, कोऑर्डिनेट करना है, स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में बताना है, इंटर कंपोनेंट के बारे में बताना है, सिग्निफिकेंट ऑडिटिंग अकाउंटिंग रिपोर्टमेंट के बारे में बताना है, और हमें अदर ऑडिटर को रिव्यू करना है, उसके जो भी रिटर्न समरी उसने अप्लाई करी है। 3 मार्क खत्म, 3 मार्क मिल गए। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट करना है सर, उसके रिगार्डिंग हमें ये 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, 1 मार्क खत्म। और यहाँ पे हमें ये जो चीज थी इसका कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट में हमें बताना है कि हमें कंसिडर करना है बेसिकली जो भी उसने मॉडिफिकेशन दिया है। मिल गया हमें 4 में से 4 मार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर सप्लायर लेजर में 4 पॉइंट लिखे, कोई मतलब नहीं है, 2 पॉइंट लिखो, 2 मार्क ले जाओ। यहाँ पे भी इसने 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट लिखे, इसमें से 2 पॉइंट लिखो और 2 मार्क ले जाओ, 4 मार्क मिल गए। अब क्या इतने बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे? हमारे सजेशन आंसर में देखो कितने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप बोलते हो ना सर इतने बड़े बड़े सर, वो 3 पॉइंट आप बोलते हो सर आपने ना अपनी कॉन्सेप्ट बुक में कंसाइज करके दे दिया सर, इतने ना 1 पॉइंट को उन्होंने 3 लाइन में एक्सप्लेन किया, आपने तो उसको 1 लाइन में समराइज कर दिया। क्या इसे इतने छोटे कंटेंट के मार्क्स देगा क्या? ये देखो आप बेटा जो किया है ना बहुत सोच समझ के किया और बहुत सारा एनालिसिस के बाद किया है। ये तो मैं आपको बस बता रहा हूं। ये देखो ये क्या है सर, 1 लाइन के 4 पॉइंट्स, 1 पॉइंट के 4 लाइन, 1 पॉइंट के 3 लाइन, ये 1 पॉइंट के 5 लाइन है, 5
1 पॉइंट के 5 2 ऐसे लाइन सर। ये बच्चे ने क्या किया सर, ये बच्चे ने किया सर, ये देखिए आप, ये देखिए आप यहाँ पे 1 पॉइंट के 2 लाइन है, वो भी बड़े बड़े, क्योंकि ऑब्वियसली वो गैप दे दे के दिख रहा है। ये क्या है, ये आप देख रहे हैं। अब कंपेयर करने जाएंगे साइज ऑफ द पॉइंट, कुछ नहीं है सर, 0 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले 4 मार्क्स, क्योंकि इसने कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, उसको अंडरलाइन किया है। ये चीज है जो आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसे 701 की कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर कैम की बात होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे क्या क्या डिटरमाइन करने के लिए रिलेट करता है, हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टिक कर दिया। कीवर्ड्स अंडरलाइंड है, टिक कर दिया। ऑडिटर जजमेंट की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है मैनेजमेंट वाला, टिक कर दिया। सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन जो अकर हुए उसको टिक कर दिया। इन द गिवन केस कैम की बात कर रहे थे, 1 मार्क मिल गया कि भाई ये कम्युनिकेट हमने करना है कैम। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज की बात करेंगे, 2 मार्क मिल गए, 2 पॉइंट उन्होंने लिखे और अंडरलाइन कर दिया कीवर्ड्स को। सिंपल, 2 मार्क मिल गए, 5 में से 5 मार्क खत्म। 4A में 4B की बात करते हैं सर, ऐसे 805 की बात कर रहे हैं कि भाई ये एक्सप्रेस नहीं करेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन वो कर सकता है एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन को, अगर उसका कुछ प्रोविजंस फुलफिल हो जाए। ये 2 पॉइंट लिखने के इसके 1 मार्क मिल गए। अब ये 3 पॉइंट हमारे जो लगातार थे कि भाई नॉट प्रोहिबिटेड होना चाहिए, एक्सप्रेस सेपरेट रिपोर्ट में होना चाहिए, नॉट पब्लिश्ड टुगेदर, नॉट पब्लिश्ड, वो वाला पॉइंट जो एक बच्चे ने नहीं लिखा था, वो वाला पॉइंट लिखा है इसने, नॉट पब्लिश्ड टुगेदर। फिर आपका स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए, मेजर पोर्शन 1 मार्क, 3 मार्क खत्म, 3 पॉइंट्स के। एंड लास्ट में कि अगर अब वो कंडीशन फुलफिल्ड है तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, 1 मार्क खत्म। वो जो इतना बड़ा बड़ा जो इन्होंने लिखा है ना यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ भी इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा, ये एक तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत, सिर्फ इतना बोलना है कि भाई अगर अदर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप दे सकते हो, बस सिंपल। अब आते हैं रोल ऑफ ऑडिटर के बारे में सर। रोल ऑफ ऑडिटर में देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा आंसर है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेन करो रीजनेबल एश्योरेंस, यहाँ पे कोई ऐसे वैसे का इसने कोई रेफरेंस नहीं दिया, स्मार्ट बच्चा है। रेफरेंस ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस, 1 मार्क। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कंसिडर करना है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, और कुछ नहीं, सिर्फ कंसिडर करना है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को, 1 मार्क खत्म। ये वाला इन्वेस्टर्स वाला पॉइंट है, उसके मार्क्स नहीं, वो मैंने आपको बता दिया, तो उसके कुछ भी मार्क्स नहीं मिले। ये वाले भी मार्क्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, सिग्निफिकेंट मैटर्स की। लेकिन ये आपके एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, 1 मार्क, सिर्फ एम्फेसिस ऑफ। बहुत सारी ऐसी कॉपीज है जिसमें बच्चे ने सिर्फ लिखा है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, उसने 1 मार्क देके खत्म किया है। सिर्फ कीवर्ड्स लिखा है उसने, बच्चे ने अंडरलाइन कर दिया गलती से, उसकी मेहरबानी से, और उसने कीवर्ड्स देख के अंडरलाइन करके मार्क्स दे दिए। कंसिडर एंड नीड, मतलब रीड एंड कंसिडर अदर इंफॉर्मेशन, 1 मार्क खत्म। ऐसे 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 2-3 वर्ड्स पे आपको 1-1 मार्क दे रहा है। अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5A की बात कर लेते हैं। आपने 5 पॉइंट लिखे, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करो, आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया। आप देखेंगे हर एक कॉपी जो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, और जैसे ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है वैसे ही उनको 5 में से 5 मार्क, 4 में से 4 मार्क मिल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, जो मैं बोलता हूँ कि आपको रेलेवेंट चीजें सारी लिखनी है, वो मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सर ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और आपने कुछ गलत आंसर लिख दिया। अब आपको लगेगा सर इस क्वेश्चन का ना 2 आंसर हो सकता है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बच्चा आप दोनों लिख दो, चलेगा, ऐसे आपके मार्क्स नहीं कट करेगा। उसका एग्जाम्पल ये है कि देखो इसने 5 पॉइंट लिख दिए, ये 3 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब इसको लगा हुआ कि सर हमें एक्स्ट्रा भी लिख ही देता हूँ, चलो मेरे पास टाइम है, कुछ हो सकता है ऊपर नीचे मिल भी जाए। ये इसने एक्स्ट्रा चीज लिख दी है, प्लस प्लस कर दिया उन्होंने कि भाई ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है, ये जो भी लिखा है सब एक्स्ट्रा है। क्या इसके मार्क्स काटे कि इसने एक्स्ट्रा लिख दिया? नहीं सर, 5 में से 5 मार्क देके गया एग्जामिनर। तो बेसिकली द थिंग इज कि आप कितना ही एक्स्ट्रा लिख लो, कितना ही ज्यादा लिख दो, ऐसे को फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारा काट के आपको 0 मार्क्स देके जाएगा। हंसते खेलते आपको 0 मार्क्स देते जाएगा। आप कितना ही रोलो, सर मैंने मीनिंग सेम रखा था, मैंने कॉन्सेप्ट तो सही लिखा था, सर मेरा 2-3 पेज मैंने भर दिए। आप बाहर आइए आपके 11th-12th एग्जाम से, आप बाहर आइए आपके बोर्ड के एग्जाम से, आपके जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, बीकॉम के एग्जाम्स होते हैं, उन सब एग्जाम से आप बाहर आइए। ये वो एग्जाम्स नहीं है जहां पेपर भरेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये वो एग्जाम्स है कि आपने अगर 2-3 वर्ड सटीक लिख दिए तो आपको 1 मार्क आसानी से मिलेगा। ये वो एग्जाम है। ये ऐसे भतेरे में आपको और पूरी कॉपी भी दिखा सकता हूं, लेकिन ठीक है अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी मैंने ले लिया है आपका, ऑलमोस्ट 1 आवर। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 2-3 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही सेम चीज के ऊपर हमने पूरा बेसिस जो दिस वीडियो इज यू कैन से रिप्लाई टू दो स्टूडेंट, अ टाइट स्लैप टू दोज पीपल who doubted my concept book कि सर आपने अपनी concept book में सर इतना कंसाइज कर दिया है, सर ये तो लास्ट डे वाली concept book है ही नहीं, मतलब ये तो सिर्फ लास्ट डे वाली concept book है, इसको हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ सकते सर। ये बोलते हैं ना आप छोटा, इतना भी छोटा कंटेंट मत पढ़ो कि आपको कुछ समझ में ही ना आए, इतना छोटा कंटेंट भी मत पढ़ो कि इसका मतलब ही ना समझ में आए, इतना छोटा कंटेंट मत पढ़ो कि भाई एग्जाम ऐसे मार्क्स ही ना दे। सबसे पहली चीज, जब मैंने 150 पेज की अपनी कॉन्सेप्ट बुक बनाई थी सीए फाइनल की, बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाई कि सर इसमें से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, ये टॉपिक आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें कितना कवरेज है।
वो आपको पता चला था आपके नवंबर 24 के इसी पेपर से कि जब हमारे 118 मार्क्स में से 112 मार्क्स का पेपर आया था। फिर मेरे को क्वेश्चन आने लगे कि सर हमने ठीक है 112 मार्क्स का आ गया, लेकिन इतना लिखेंगे तो आईसीआई मार्क्स देगा कि नहीं देगा। वो आपको आज इस वीडियो से पता चल रहा है कि सर आईसीआई को फर्क पड़ता है आपके वो कीवर्ड्स से। आईसीआई को उसके अलावा आपके जो भी स्टोरी है, जो भी आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आईसीआई को फर्क पड़ता है कि आपने जो कीवर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन करे आपकी कॉन्सेप्ट बुक में, क्या वो कीवर्ड्स लिख के आपने उसको अंडरलाइन किए हैं या फिर नहीं किए हैं। दैट्स द थिंग। तो इसीलिए आप जो सोचते हैं ना कि सर मैं बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ले लूंगा, बहुत सारे फैकल्टीज बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 150 200 250 घंटे के लेक्चर्स है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें दिक्कत यही है कि सर जब हम 150 250 200 घंटे के लेक्चर्स करते हैं तो हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रहता। और वो सेल्फ स्टडी का टाइम, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी के टाइम की वजह से ही हम कुछ चीजें याद नहीं कर पाते हैं। जो कीवर्ड्स हमें याद करने चाहिए वो हम कीवर्ड्स याद नहीं कर पाते। हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होती है। जो 75 आवर्स का लेक्चर उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया मिलेगी, लेकिन आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। ये 150 पेजेस की बुक आपको स्टार्टिंग से लेकर जब आप एंडिंग तक फॉलो करोगे तब आपको कीवर्ड्स को याद रखने का सुपर पावर मिलेगा। और जिसको कीवर्ड्स याद है उसको ही ऑडिट में मार्क्स आएंगे। भले आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया हो, भले आपने ऑडिट 3 साल आपने आर्टिकलशिप में ऑडिट कर रखा हो, आपने एकदम पूरे प्रोसीजर्स पता हो आपके ऑडिट के, लेकिन अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वो कीवर्ड्स तब आपको पता होंगे जब आपके पास सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम होगा, जब आपको पता होगा कि कौन सी चीज कौन से पॉइंट्स को कैसे लिंक करके कैसे स्टोरी बना के याद रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे पास न्यूमोनिक्स भी होते हैं सर, लेकिन न्यूमोनिक्स खुद ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ABCD वाला न्यूमोनिक्स था, उसमें से ए क्या होता था, क्योंकि ए वाले तो बहुत सारे न्यूमोनिक्स है हमारे पास। तो ये सारी चीजें मुझे पता है आपकी पेन प्रॉब्लम्स क्या है, और यही पेन प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया मटेरियल तैयार करके दिया, दैट इज योर 150 पेजेस कॉन्सेप्ट बुक एंड 75 आवर्स के जस्ट हमारे रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच, जिससे आपको पढ़ने का टाइम मिले, जिससे आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, आपको याद करने का चीजें टाइम मिले, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन का टाइम मिले। और मैंने बहुत बार ये चीज बोली है, वापस से मैं आपको बोलूंगा कि 100% सिलेबस के पीछे मत भागिए। मैं नहीं भागता था, मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी मत भागिए 100% सिलेबस के पीछे, क्योंकि ये जो सिलेबस आप 100% के पीछे आप रिवाइज ज्यादा बार नहीं कर पाते, और अगर आप रिवाइज ज्यादा बार नहीं कर पाएंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे, आप कीवर्ड्स याद नहीं रख पाएंगे, और कीवर्ड्स याद नहीं रख पाएंगे भले आपने 100% सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया, आपने अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से ले ली, लेकिन अगर आपने वो कीवर्ड्स नहीं लिखे रिवाइज करके बार बार, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप फिर से फेल हो जाएंगे ऑडिट में। यही मेरा मेन पर्पस था ये पूरी कॉपी का एनालिसिस करने का, कि मैं आपको समझा सकूं, मैं आपको बता सकूं कि आईसीआई कहां मार्क्स दे रहा है, आईसीआई कहां मार्क्स काट रहा है। और ये पूरी मार्किंग स्कीम आप एक बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा। अगर आपने पहले भी ऑडिट का एग्जाम दिया हुआ था नवंबर 24 में, तो आप फिर से अपने मार्किंग स्कीम को इससे साथ कंपेयर करके अपने सजेस्टेड आंसर को, अपने सर्टिफाइड कॉपी को इस सजेस्टेड आंसर और इस मार्किंग स्कीम के साथ कंपेयर करके दिखेगा कि एक्जैक्टली आईसीआई ने आपके मार्क्स क्यों काटे हैं, आपको पता चलेगा। एंड मैं अभी भी प्रोसेस में हूं, अभी भी मेरे पास बहुत सारी कॉपीज आ रही है एनालाइज करने के लिए, तो मैं अभी भी मेरा टारगेट है कि 500 प्लस तो अभी हमने कर लिया, अभी मैं 1000 प्लस और कॉपीज एनालाइज करूंगा, मतलब टोटल 1000 प्लस कॉपीज एनालाइज करूंगा। और भी मुझे कोई ट्रेंड पता चलता है, और भी कोई पैटर्न पता चलता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो, अगर हमें लगता है कि और भी वीडियो मुझे बनानी चाहिए इस पर्टिकुलर पैटर्न पे या फिर इस पर्टिकुलर एनालिसिस से, तो हम और वीडियो भी आपके लिए लेके आने के लिए रेडी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर पढ़ते सब है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन अगर ये चीज किसी को पता चल गई कि ऐसे एग्जैक्टली कहां मार्क्स दे रहा है, ऐसे की क्या मार्किंग स्कीम है, सजेस्टेड आंसर से अलावा ऐसे के क्या मार्किंग स्कीम है, ऐसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, तो आप आराम से क्लियर हो सकते हैं ऑडिट में। एंड इसी पूरे एनालिसिस के बेसिस पे हमने ऑलरेडी हमारा मटीरियल बनाया है, 75 आवर्स के बैचेस एंड योर 150 पेजेस कॉन्सेप्ट बुक। एंड अगर कोई सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का बंदा ये हमारा पूरा वीडियो देख रहा है, तो आपको ऑडिट के बारे में और जानकारी मिली होगी। एंड स्पेसिफिकली सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए हम बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं इस वीक और नेक्स्ट कमिंग वीक में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, स्पेसिफिकली ये सर्टिफाइड कॉपी के एनालिसिस की वीडियो में अगर हमें लगता है कि और भी एक वीडियो लाना चाहिए जिसमें और अलग अलग टाइप की इनसाइट्स आपके साथ शेयर होंगी, तो वो भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईसीआई मार्क्स कहां देता है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, पूरा 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बन गया, आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त क्लियर करें ऑडिट सब्जेक्ट पे, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनकी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे जितने भी लोग हैं जो ऑडिट में क्लियर नहीं कर पा रहे किसी भी कारण की वजह से, कि सर हमने लिखा था लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिले, वैसे कारण है, तो सर उनको चीजें पता चलेगी ऐसे कहां मार्क्स काट रहा है, कहां मार्क्स दे रहा है। ये सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कमेंट में लिख दीजिएगा हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।